वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। सो इस लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन हम लोगों ने देख लिया। तो यूकैरियोटिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है क्योंकि प्रोकैरियोट जैसा ही है, बस जो फैक्टर्स हैं उनके नाम अलग अलग हैं। तो चलिए देखते हैं। सो यूकैरियोटिक में जो ट्रांसलेशन होता है ये कैप डिपेंडेंट होता है, कैप इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि हमने पता है कि यूकैरियोट्स का जो एमआरएनए होता है उसमें 5 प्राइम पे कैप प्रेजेंट होती है और 3 प्राइम पे पोली ए टेल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो है कैप डिपेंडेंट ट्रांसलेशन भी होता है, कैप इंडिपेंडेंट में IRS यानी इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कैप डिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं। कैप डिपेंडेंट के केस में क्या होता है, इसमें मोस्ट एमआरएनए ऑफ द सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय, हमें पता है कि 5 प्राइम पे यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हमारे पास में GTP का G प्रेजेंट होता है। इस ग्वानोसिन के 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर 7 ग्वानोसिन ये लिखा हुआ है, ठीक है। 5 प्राइम एंड पे कैप होती है, 3 प्राइम एंड पे पॉलीएडिनाइलेटेड यहाँ पर टेल होती है, यहाँ पर ए और इनके साथ में पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, mRNA ज्वाइनिंग टू अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F। सिंपल सा कहने का बात है, स्टार्टिंग में यहाँ पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज कॉल्ड 43, इसको बोलते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले यहाँ पर बनेगा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 43S कॉम्प्लेक्स जो है ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये 43S कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि इस कैप को रिकॉग्नाइज करेगा। क्या करेगा, इस कैप को रिकॉग्नाइज करेगा। पहले मैं बताती हूँ आपको, उसके बाद में आप इन स्लाइड्स को एक बार रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये डायग्राम मैं खुद बना के आपको बता रही हूँ, उसके बाद में फिर आप लोग इन स्लाइड्स को एक बार देख लेना, ठीक है। ये मैंने आप लोग के रेफरेंस के लिए डाल दिए, जिनको देखना हो ये स्लाइड वो कर सकते हैं, अदरवाइज अभी मैं खुद भी एक यहाँ पर आपको प्रिपेयर करवा दूंगी टेबल। सो प्रोकैरियोटिक का आप सभी को क्लियर है ना। सो यूकैरियोट्स के केस में एक तरफ ले लेते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स, एक तरफ ले लेते हैं हम लोग यूकैरियोट्स। स्टेप है पहला इनिशिएशन, फिर है यहाँ पर इलोंगेशन, फिर है यहाँ पर टर्मिनेशन, एंड लास्ट में क्या था, राइबोसोम। ये स्टेप नहीं, लास्ट में राइबोसोम को रिलीज किया जाता है, राइबोसोम रिलीज, ये राइबोसोम डिसोसिएशन। सो यहाँ पर जो इनिशिएशन फैक्टर था वो इनिशिएशन फैक्टर 1 था, जो किससे बाइंड कर रहा था, ए साइट को ब्लॉक कर रहा था। इनिशिएशन फैक्टर 2 जो था ये GTP से बाइंड करके क्या कर रहा था, चार्ज्ड tRNA को लेके आ रहा था, जो कि कौन सा था, फॉर्माइल मिथियोनिन चार्ज था। कहाँ पर, पी साइट पे, कहाँ पर, पी साइट पे। और एक था इनिशिएशन फैक्टर 3 जो कहाँ बाइंड कर रहा था, हमारा ई साइट को ब्लॉक कर रहा था। इलोंगेशन के बारे में बात करें तो इलोंगेशन में यहाँ पर कौन कौन से थे, इलोंगेशन फैक्टर TU जो कि GTP से बाइंड होता है, और ये क्या करता है, ये भी चार्ज tRNA को लेके आता है। यहाँ पर कोई अमीनो एसिड लगा होगा, चार्ज tRNA को लेके आता है ऑन ए साइट, है ना, ये देखा था। इसके अलावा यहाँ पर EFTS होता है जो इसकी इस GTP स्टेट को क्या करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। इसके अलावा यहाँ पर था इलोंगेशन फैक्टर G, ये क्या करता है, ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर टर्मिनेशन में हमने देखा था, क्या टर्मिनेशन में हमने देखा था, रिलीजिंग फैक्टर थे, क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर जिसमें हम लोगों ने रिलीजिंग फैक्टर 1 और रिलीजिंग फैक्टर 2 देखा था। इसके अलावा देखा था क्लास 2 रिलीजिंग फैक्टर,
जिसमें हम लोगों ने रिलीजिंग फैक्टर 3 देखा था जो कि जीडीपी था, और यहाँ पर RF1 के पास जीजीक्यू मोटिव था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो राइबोसोम डिसोशिएट कर रहे थे वो राइबोसोम रिलीज फैक्टर था एंड इलोंगेशन फैक्टर जी था। अब यहीं अगर बात करते हैं यूकैरियोट्स में, तो जैसा काम यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर 1 करता है वैसा ही काम यहाँ पर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A करता है, यानी ये ए साइड से बाइंड करता है। जैसा काम यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर 2 करता है वैसा ही यूकैरियोट्स में काम यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B करते हैं, जो कि इनिशिएशन फैक्टर 2 करता है प्रोकैरियोट्स में। इसके अलावा जो काम यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर 3 करता है वही काम यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 करता है। अपार्ट फ्रॉम, यहाँ पर एक और चीज आपने नोट करनी है। क्या नोट करना है कि यहाँ पर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F होता है, जिसके कि बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं, 4FA, 4FC, 4FG, 4FE। ये किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? ये रिकॉग्नाइज करते हैं कैप को। किसको? जो 5 प्राइम पे कैप है ना, इसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो EFTU जो काम करता है यूकैरियोट्स में, यही काम कौन करता है? यूकैरियोट इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा करता है। जो प्रोकैरियोट्स में EFTS करता है वही काम यहाँ पर यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा गामा यही काम करता है, किसको? स्टेबलाइज करता है। जो काम यहाँ पर ट्रांसलोकेशन का यूकैरियोट इलोंगेशन फैक्टर जी कर रहा है वही काम यूकैरियोट्स में इलोंगेशन फैक्टर यूकैरियोट्स में E यानी यूकैरियोटिक, E यानी इलोंगेशन, F यानी फैक्टर 2 करेगा ट्रांसलोकेशन का। टर्मिनेशन के लिए यहाँ पर क्या होता है? टर्मिनेशन के लिए यहाँ पर क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर होते हैं एंड इसका नाम होता है यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1। रिलीज कौन करवाता है? यूकैरियोटिक राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर। ई क्यों लगा रहे हैं हर जगह? क्योंकि यूकैरियोट्स की बात है। और कौन करवाता है यहाँ पर? यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2, क्योंकि ये जी के जैसा, जहां मैंने कहा ना जैसे प्रोकैरियोट्स में जो इलोंगेशन फैक्टर जी काम करता है वही काम यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 करता है। तो ये राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर है। तो यहीं से आपको समझ में आना चाहिए, जो फंक्शन ये करता है वही फंक्शन ये करता है, जो फंक्शन ये करता है वही ये करता है, जो फंक्शन ये करता है वही ये करता है। ठीक है, जो फंक्शन ये करेगा वही ये करेगा, जो ये करेगा वही ये करेगा, जो ये करेगा वही ये करेगा। समझ में आ गई बात? ये चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको पता ही है, वहाँ पर शाइनडेल-गेनो सीक्वेंस है, यहाँ पर कोजेक सीक्वेंस होता है। कौन सा सीक्वेंस होता है? कोजेक सीक्वेंस होता है। और फर्स्ट यहाँ पर जो कोजेक सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया था ना, क्या होता है कोजेक सीक्वेंस? NGNN ये कोजेक सीक्वेंस होता है। और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो बाइंड करता है हमारे पी साइड पर, वहां पर तो था 4 मिथियोनिन। यहाँ पर कौन सा बाइंड करता है? यहाँ पर बाइंड करता है बेसिकली मिथियोनिन। कौन सा बाइंड करता है? मिथियोनिन बाइंड करता है। वहां कौन बाइंड करवा रहा था? वहां पर IF2 करवा रहा था। यहाँ पर यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 5 भी करवा सकता है और 2 भी करवा सकता है। ठीक है, वही फंक्शन है, आपने ध्यान रख लेना है ये चीज। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से पर बना के बता देती हूँ आप लोग को। ये यहाँ पर आपकी केवल इनिशिएशन बता देती हूँ, बाकी इलोंगेशन आपको पता ही है कौन कौन कैसे काम करेगा। केवल फैक्टर्स के नाम अलग है, फंक्शन आपको सबका पता है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA है। यहाँ पर आपकी कैप लगी हुई है, यहाँ पर पॉली ए टेल प्रेजेंट है, यहाँ पर पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके साथ में यहाँ कहीं पर कोजेक सीक्वेंस भी लगा होगा, है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पे कोजेक सीक्वेंस भी होगा। चलो वो हटा देते हैं, सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है? जो कैप है ना, कैप से कौन बाइंड करता है? कैप से आके यहाँ पर मैंने क्या कहा था? 4FACGE ये बाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से तो इनके नाम रख देते हैं अब हम लोग। जैसे ये अलग कलर कर देते हैं, इसको अलग कलर कर देते हैं।
लेट्स सपोज ये है इलोंगेशन फैक्टर, ये ई है 4E, ये ए है, ये जी है, ये सी है, ठीक है, ये बाइंड करते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर आपका राइबोसोम बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम का आपको पता है यहाँ पर ई साइट है, यहाँ पर जहाँ पर ये बाइंड हुआ ना ई, तो यहाँ पर इस तरीके से ये राइबोसोम बाइंड कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये बाइंड हो गया हमारा राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम का भी स्मॉल सब यूनिट 40s सब यूनिट है ना, जिसमें कि 28 SRRNA हो, वो लार्ज सब यूनिट में 28 SRRNA आता है ना, तो वहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसफर करने का काम 28 SRNA करता है। तो यहाँ पर अब आप देखो यहाँ पर कौन बाइंड करता है, ये पी साइट है इसकी, लेट सपोज ये ए साइट है इसकी, लेट सपोज। तो यहाँ पर जो पी साइट है, पी साइट पर कौन बाइंड करता है? पी साइट पर यहाँ पर जो है, जैसे वहाँ पर IF2 कर रहा था, यहाँ पर EIF2 EIF5 भी कर सकते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 5B GTP के साथ बाइंड होके यहाँ पर क्या लेके आ गया? यहाँ पर मिथ्योनिन अमीनो एसिड लेके आ गया, ठीक है। यहाँ पर कौन बाइंड था? यहाँ पर बाइंड था यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1A, ठीक है। और ई साइड पे कौन बाइंड है? ई साइड पे यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 3, ठीक है। कौन बाइंड है ई साइड पे? यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 3। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग 43S कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 43S कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले इसी को प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। इसके बाद में फिर क्या होगा? इसके बाद में यहाँ पर बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग ऑफ 43S कॉम्प्लेक्स टू 5' एंड, 43S कॉम्प्लेक्स बाइंड है 5' एंड पे। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? इतना तो हमने देख लिया। थर्ड यहाँ पर कोजेक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, स्कैनिंग ऑफ कोजेक सीक्वेंस। जैसे कोजेक सीक्वेंस को यहाँ पर आप रिकॉग्नाइज करोगे, वैसे यहाँ क्या हो जाता है? वैसे ही यहाँ पर लार्ज सबयूनिट आके बाइंड कर जाएगी। रिक्रूटमेंट ऑफ लार्ज सबयूनिट, दैट इज 60S सब यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट इलोंगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है। फैक्टर्स मैंने लिखवाई दिए, सबका फंक्शन आपको पता ही है। अब मेन आते हैं हम लोग यहाँ पर इनहिबिटर्स के ऊपर। इनहिबिटर्स ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं? मेनली बस यहाँ पर दो ही पढ़ेंगे, जिसमें से एक तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक होता है डिप्थीरिया टॉक्सिन। डिप्थीरिया टॉक्सिन क्या करता है? डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है ये इनहिबिट करता है, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा। और दूसरा यहाँ पर होता है साइक्लोहेक्सामाइड। ये क्या करता है? साइक्लोहेक्सामाइड ये इनहिबिटर जो है, ये इनहिबिट किसको करेगा? ये इनहिबिट करेगा, इनहिबिट 28SRRNA, जो क्या करता है? या फिर इनहिबिट पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी, क्योंकि इसका काम क्या होता है? पेप्टाइडल ट्रांसफर करने का काम होता है, ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। 28SRNA का यही काम होता है ना, जो कि हमारी लार्ज सब यूनिट होती है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के भी इनहिबिटर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हाइग्रोमाइसिन, जो कि बी और ए साइट को इनहिबिट करेगा, बी एंड ए साइट को। इसके अलावा सेरिसिन एंड रिसिन। और प्यूरोमाइसिन तो मैं आपको करवा ही चुकी हूँ क्या काम करता है।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ मैंने यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन जो है ये बता दिया आपको। ये मैंने इसलिए अलग लेक्चर में करवाया है ताकि आपको ये इजी लगे, क्योंकि मेन तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन जो है उससे आपको सारे स्टेप क्लियर हो गए। सेम स्टेप रहते हैं बट यहाँ पर फैक्टर्स अलग हो जाते हैं। जो डिफरेंट स्टेप रहता है वो यहाँ पर कैपिंग को रिकॉग्नाइज करना रहता है, वो मैंने बता दिया कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।